अब जरा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। आपकी बुक में है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। मैंने जिस बंदे ने ये कहा था हाइजेनबर्ग, उसका नाम साथ लिख दिया, और आता भी ऐसे ही है मोस्टली कि डिस्क्राइब हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। बहुत ही अच्छे तरीके से समझने वाली बात है। भला क्या, सुने, मैं लिख रहा हूं, आप लोग भी लिखें। इट इज इम्पॉसिबल, ये नामुमकिन है, टू मेजर both position and momentum of a particle मैं लिख देता हूं फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन simultaneously with complete precision ये नामुमकिन है। क्या चीज नामुमकिन है? कि हम किसी भी पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम एक ही वक्त में, साइमल्टेनियसली एक ही वक्त में, प्रिसीजन के साथ, एक्यूरेसी के साथ मेजर कर सके। मैं नीचे एक जुमला लिख रहा हूं, इट इज ट्रू फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। जैसे मैंने एग्जांपल में लिखे अंदर इलेक्ट्रॉन, इट इज ट्रू, सच है ये बात, लेकिन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए। लिख लिया सबने? यस सर। चलो फिर तो हमारा मसला हल हो गया। टाइम भी आज तो गुजरते पता ही नहीं चला, मैं भी लेट था। शाहीन साहब अभी आ जाएंगे, फिर वो गुस्से होते हैं, इसने भी कह दिया। अब बड़े गौर से समझना, मैं इस दीवार से, ये जो मेरे राइट साइड पर दीवार है, इस दीवार से 2 मीटर के फासले पे खड़ा हूं। ये मेरी पोजीशन होगी। लाजमी बात है, पोजीशन जब भी बतानी होगी किसी ऑरिजिन से बतानी होगी, किसी रेफरेंस से बतानी है, तो दीवार से मैं 2 मीटर के फासले पर हूं। ये मेरी पोजीशन है। आप बताएं मेरा इस वक्त मोमेंटम कितना है? 0 सर। 0। मैं रेस्ट में हूं, क्वांटिटी ऑफ मोशन मेरी 0 है। मोमेंटम की इज इक्वल टू mv, v मेरा 0, मोमेंटम 0। सही कहा आप लोगों ने। तो आप लोगों ने एग्जैक्ट एक्यूरेटली मेरी पोजीशन भी मेजर कर ली 2 मीटर फ्रॉम दिस ऑरिजिन, और मेरा मोमेंटम भी आपने एग्जैक्टली मेजर कर लिया। अच्छा, आप गाड़ी में बैठे हो, गाड़ी चल रही है, तो आप किसी भी मसलन मैं कह देता हूं किसी रोड के एक एज से दूसरे एज तक वो गाड़ी गई है, तो आप उसकी पोजीशन भी बता सकते हैं। जब वो मोशन में थी आप उसका मोमेंटम भी बता सकते हैं। मैस इनटू वेलोसिटी, मैस इनटू स्पीड। मैस गाड़ी के 1000 किलोग्राम, ठीक है, अंदर आप बैठे हुए हैं, तो आपका मैस मिला के 2000 किलोग्राम हो गया। उसको 10 मीटर पर सेकंड से मल्टीप्लाई कर दिया। इतना मोटे बंदे बैठे होंगे तो कहाँ गाड़ी चलेगी? तो उसका मोमेंटम हो गया हमारे पास 20,000 न्यूटन सेकेंड। तो आप मोमेंटम भी मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट का एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं, और पोजीशन भी जो उसकी चेंज हो रही होगी वो भी एक्यूरेटली बता सकते हैं कि इस इंस्टेंट पर ये दो, इसका मोमेंटम इतना था, पोजीशन इतनी थी, विद कंप्लीट प्रिसीजन। लेकिन यही बात जब हम माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉनों, इन पर अप्लाई करते हैं, तो फिर हाइजेनबर्ग ने जो बात कही थी वो बिल्कुल सच थी। इसको हमने डिस्कस करना है, इसको हमने प्रूव करना है कि ये नामुमकिन है
कि हम किसी भी पार्टिकल की पोजीशन और उसका मोमेंटम एक ही वक्त में, यानी जिस वक्त पोजीशन मेजर की उसी वक्त मोमेंटम भी मेजर करें और वो दोनों बिल्कुल एग्जैक्ट रिजल्ट हो जो उस पार्टिकल के होने चाहिए, ये नामुमकिन है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये जो डेफिनेशन है ये समझ आ गई होगी, ये स्टेटमेंट समझ आ गई होगी कि इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर बोथ पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन, साइमल्टेनियसली विद कंप्लीट प्रिसीजन। ठीक हो गया जी। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन या इसके प्रूफ की तरफ जाते हैं। देखते हैं हम कितनी सी बात कर सकते हैं। इसके दो हिस्से हैं, उम्मीद है कल ही मुकम्मल होंगे। अब यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, ये पड़ा हुआ है, मैं इसको देखना चाहता हूं, इसको डिटेक्ट करना चाहता हूं ताकि मैं इसकी पोजीशन देख सकूं, पोजीशन मेजर कर सकूं, मोमेंटम मेजर कर सकूं। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसके ऊपर कोई रेडिएशन थ्रो करूंगा, फोटॉन थ्रो करूंगा ताकि वो मुझे नजर आ सके। और बात समझ में आ रही है कि अगर या लाइट नहीं होगी, अगर लाइट नहीं होगी तो हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते। समझ में आ गई बात? तो हमें क्या करना पड़ता है, वी हैव टू थ्रो द रेडिएशन ऑन द ऑब्जेक्ट। तो मैं इसके ऊपर कोई फोटॉन थ्रो करूंगा, उस फोटॉन का लाजमी बात है वेवलेंथ होगी, उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, वो आगे इलेक्ट्रॉन को हिट करेगा, इलेक्ट्रॉन शायद हमें दिख पाए इस तरह से। समझ में आ रही बात? यानी कोई भी ऑब्जेक्ट उसे देखना है तो वी हैव टू थ्रो द लाइट ऑन इट। तो हम क्या कहते हैं, लेट अस थ्रो रेडिएशन स्लैश या फोटॉन ही डायरेक्ट लिख देते हैं, ऑन एन इलेक्ट्रॉन टू फाइंड इट्स पोजीशन एंड मोमेंटम। ठीक हो गया। तो अगर मैं इसको एज ए किसके तौर पर लूं, फोटॉन, जब मैं कह रहा हूं तो उसे फोटॉन को मैं एज ए यानी रेडिएशन को एज ए पार्टिकल ले रहा हूं, तो जब एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से आगे हिट करेगा तो ये ऐसे ही होगा जैसे दो कोलिजन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन भी बहुत नाजुक सा है, छोटा सा है, रेडिएशन ने आगे हिट किया, क्या रेडिएशन के हिट करने के बाद क्या फोटॉन अपनी जगह पर रहेगा? कोलिजन हुआ तो वो क्या होगा, अपनी ओरिजिनल पोजीशन से डिस्प्लेस होगा। और बात समझ आ रही है? हुरुलेन, हुरुलेन, यस सर। समझ आई है बात? यस सर। अब बड़े गौर से बात सुनना, सारे बड़े गौर से सुनना, बहुत तवज्जो से सुनना। यहीं पर मैंने एक कहानी बतानी है और उसकी को हमने आगे फॉलो करना है कि यहां पर इलेक्ट्रॉन है, ये रेडिएशन है, उसने आके इसको हिट किया, तो ये रेडिएशन जब आके इसको हिट करती है, ये रेस्ट में भी पड़ा हुआ है, तो ये क्या करेगा, उस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एनर्जी देगा। जब उसे एनर्जी देगा तो इलेक्ट्रॉन अपनी ओरिजिनल पोजीशन से भी डिस्प्लेस होगा, उसके मोमेंटम, उसकी मोशन में भी चेंज आएगा, उसके मोमेंटम में भी फोटॉन की चेंज आएगा, उसकी एनर्जी में भी चेंज आएगा, उसकी फोटॉन की जो इलेक्ट्रॉन है उसकी हमारे पास क्या होता है, हम कल पढ़ेंगे, उसके टाइम ड्यूरेशन में भी, उसकी मोशन के टाइम ड्यूरेशन में भी चेंज आता है। तो अब जरा मैं पहले वो वाली बात करता हूं जो आपको आसानी से समझ आ सकती है। हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन है, ये रेस्ट में पड़ा है, इधर से ये फोटॉन आया, इस फोटॉन की एनर्जी है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसने इसको हिट किया। क्या अब इस इलेक्ट्रॉन की मोशन आएगी या नहीं आएगी? यस या नो? यस सर। ठीक हो गया। अब मैं आपसे ये कहता हूं कि ये फोटॉन जब इसको हिट करेगा तो इसको क्या देगा, एनर्जी देगा। अब जब वो एनर्जी देगा तो वो हो सकता है कॉम्पटन इफेक्ट की तरह कुछ एनर्जी दे और कुछ एनर्जी फोटॉन के अपने पास रह जाए, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की तरह ये भी हो सकता है फोटॉन आगे हिट करे, इसको अपनी सारी एनर्जी दे, खुद मर जाए, यानी अपनी एनर्जी सारी उसको दे दी। तो इस इलेक्ट्रॉन की जो भी एनर्जी होगी, क्या वो पहले जितनी रहेगी या चेंज हो जाएगी? चेंज हो जाएगी सर। चेंज हो जाएगी। कितनी ज्यादा से ज्यादा चेंज हो सकती है? जल्दी से बोलो, कोई ना कोई स्टूडेंट बोल दे, शाबाश।
ये फोटोन, इसकी एनर्जी है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है, ये आगे हिट किया, ये मोशन में आया, तो इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में कितना चेंज आया? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उतना चेंज आएगा, मैक्सिमम कितना चेंज आएगा? जितना इस फोटोन ने उसको एनर्जी दी है। तो अगर फोटोन ने अपनी सारी की सारी एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को दे दी है, तो इसकी एनर्जी में कितना चेंज आएगा? जितना इस फोटोन की एनर्जी थी, यानी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर इस फोटोन के पास मोमेंटम है 10 वैल्यू का, 10 न्यूटन सेकंड का, ये आगे हिट करता है, फोटोन खुद खत्म हो गया, उसने अपनी सारी एनर्जी, सारा मोमेंटम इस इलेक्ट्रॉन को दे दिया, तो इस इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम में कितना चेंज आया? 10 सर। 10 आएगा। जितना हमारे पास, बिल्कुल नजम ने सही कहा, जितना इस फोटोन का मोमेंटम है, इसकी हिट करने के बाद जब वो इलेक्ट्रॉन को वो मोमेंटम ट्रांसफर हो गया, तो इस इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम में उतना ही चेंज आएगा जितना कि इस फोटोन का मोमेंटम था। कहने का क्या मतलब है? ये बस ये जुमला लिख के आज के लिए इतना ही काफी है, आज मैंने बहुत कम पढ़ाया। अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन कोई ना लिखे, कोई जरूरत नहीं है, कल यहीं से हम बात स्टार्ट करेंगे, लेकिन एक बात समझनी है सिर्फ, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम क्योंकि चेंज हो गया, तो उसका जो ओरिजिनल मोमेंटम था उसमें एरर आ गया, उसको हम क्या लिख रहे हैं? एरर, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम एरर वो किसके बराबर होगा? उतना ही होगा जितना किसका मोमेंटम है? फोटोन का मोमेंटम है, मोमेंटम ऑफ फोटोन। जी, ये जो मैंने बोर्ड पर लिखा है इस साइड पर, इसमें किसी को कंफ्यूजन है तो मुझे बताएं, फिर हमारा मसला हल होगा। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है तो ये फोटोन आगे इलेक्ट्रॉन को हिट करता है, फोटोन अपनी एनर्जी मोमेंटम इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है, जिससे इलेक्ट्रॉन की जो ओरिजिनल एनर्जी और मोमेंटम था वो चेंज हो जाता है। तो मैक्सिमम कितना चेंज हो सकता है? इलेक्ट्रॉन के एनर्जी में, इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम में मैक्सिमम कितना एरर आ सकता है, कितनी अनसर्टेनिटी आ सकती है? उतना आ सकता है जितना मोमेंटम ऑफ फोटोन हो। एनर्जी में कितना एरर आ सकता है इलेक्ट्रॉन के? जितना एनर्जी ऑफ द फोटोन हो। क्या ये जुमला आपको समझ में आया? यस या नो? यस सर। यस सर। न रहा, उसमें फोटोन का मोमेंटम शामिल हो चुका है, इसलिए हम क्या कहते हैं? डेल्टा पी, एरर इन द पोजीशन ऑफ मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन, अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो वो डेल्टा पी किसके बराबर है? मोमेंटम ऑफ फोटोन के बराबर हो सकता है, मैक्सिमम अप्रॉक्सीमेटली इक्वल लिखा है, और मोमेंटम ऑफ फोटोन है h ओवर लैम्डा। इससे मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूं। ठीक हो गया? अभी मैंने यहां पर नीचे कुछ लिखना है, लेकिन मैं आगे बढ़ रहा हूं, थोड़ा सा आगे। अब जरा देखें, यहां पर कुछ लिखना है, इसलिए अभी ना लिखिएगा यहां पर, इससे नीचे। इसी तरीके से सिमिलरली जब ये फोटोन आगे इलेक्ट्रॉन को हिट करता है तो इसकी पोजीशन में भी चेंज आया। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो भी किसके मुताबिक होगी? जितना इस फोटोन की इस फोटोन की रेंज होगी, ये फोटोन जितना उसमें चेंज ला सकेगा। जिस तरह से एनर्जी में मैक्सिमम कितना चेंज आ सकता है इलेक्ट्रॉन का? जितना फोटोन की एनर्जी होगी, जितनी स्ट्राइकिंग फोटोन की एनर्जी है। इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम में कितना चेंज आ सकता है? जितना स्ट्राइकिंग फोटोन का मोमेंटम हो सकता है। इसकी पोजीशन में भी चेंज उतना ही आ सकेगा जितना उस फोटोन की औकात होगी। अब फोटोन की पोजीशन में हमारे पास कौन सी इक्विवेलेंट क्वांटिटी है जो पोजीशन को रिप्रेजेंट करे? फोटोन के अंदर वो कौन सी क्वांटिटी है जो पोजीशन के इक्विवेलेंट है? वो हमारे पास फोटोन की वेवलेंथ है। ठीक है, तो यहां पर अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ये किसके बराबर होगी? मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ फोटोन के बराबर होगी, वेवलेंथ ऑफ फोटोन।
ठीक हो गया। तो अब पोजीशन में जो चेंज आया उसको हम डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, डेल्टा एक्स अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ द फोटोन। ठीक हो गया जी। अभी मैं इसको थोड़ा सा इधर नीचे लिखना है तो मैं जगह जरा बना लूं कि डेल्टा एक्स पोजीशन में जो चेंज आया इलेक्ट्रॉन की, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द वेवलेंथ ऑफ द स्ट्राइकिंग फोटोन। अब ये दो बातें हमारे सामने आ गई। अब डेल्टा पी से मुराद क्या है, जो फोटॉन के टकराने के बाद इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम में एरर आ गया, इलेक्ट्रॉन के जो भी पहले मोमेंटम था उसमें जितना एरर आ गया वो हमारे पास है डेल्टा पी। फोटॉन के टकराने के बाद इलेक्ट्रॉन की पोजीशन में जो चेंज आ गया वो हमारे पास क्या है, डेल्टा एक्स। तो डेल्टा पी और डेल्टा एक्स ये इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम और इलेक्ट्रॉन की पोजीशन नहीं है, ये इन दोनों क्वांटिटीज की मेजरमेंट में जो एरर आ रहा है ये उसको रिप्रेजेंट करें। और ये एरर हमें कम चाहिए ना कि ज्यादा चाहिए। हमें डेल्टा पी और डेल्टा एक्स की वैल्यू कम से कम चाहिए ताकि हमारे जो इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन की जो मोमेंटम है और जो पोजीशन है वो प्रिसाइज हो सके। वी नीड लीस्ट एरर इन पोजीशन एंड मोमेंटम। उसके लिए हमें क्या करना होगा, अगर डेल्टा पी मुझे कम चाहिए, अनसर्टेनिटी हमें कम चाहिए मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन में, तो हमें क्या करना होगा, राइट साइड पर देखें, यहां पर ये वेवलेंथ ऑफ द फोटोन है, डेल्टा पी के इनवर्स में है। अगर डेल्टा पी कम चाहिए तो लैम्डा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जो हम फोटॉन उसके साथ स्ट्राइक करें उस लैम्डा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। जितना लॉन्गर वेवलेंथ का फोटॉन होगा उतनी हमारे पास डेल्टा पी की वैल्यू कम होगी, फोटॉन के इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम में एरर कम आएगा, वो ज्यादा मेजरमेंट प्रिसाइज होगी। यानी मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जुमला मैं लिखता हूं फिर आप लोग मुझे बताइएगा अगर इससे दोबारा समझना है। टू गेट precise value of momentum of electron, we should use light of longer wavelength। हमें वो लाइट यूज करनी होगी जिसकी वेवलेंथ लॉन्ग हो। वेवलेंथ जितनी ज्यादा होगी उतना डेल्टा पी कम होगा। डेल्टा पी कम होने का मतलब है मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन में एरर कम हो गया। एरर कम होने का मतलब है हमारा मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन की मेजरमेंट ज्यादा प्रिसाइज होगी। जी किसी का सवाल यहां तक इस बारे में, कोई स्टूडेंट जिसका सवाल हो प्लीज पूछें। खुशबख्त समझ आई है? यस सर। अहमद आप बताएं, रहमान, अहमद रहमान। पता नहीं मुझे नहीं समझ आई, शायद आ गई है। अली साद आप बताओ। यस सर समझ आ गई। हमजा शफकत जी सर। क्लियर है ना, समझ है ना? जी सर। क्यों जोया, समझ आई है? जी सर। शामिर यस सर। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। हम ये चाहते हैं कि मैंने इस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन देखनी थी कि वो यहां पर किस जगह पर है, लेकिन जब फोटॉन हम उस पर देखने के लिए, उसे ऑब्जर्व करने के लिए, डिटेक्ट करने के, हम उस पर जब रेडिएशन थ्रो करें, फोटॉन टकराएगा तो उसकी पोजीशन चेंज होगी। वो मैक्सिमम कितनी चेंज हो सकती है, मैक्सिमम की बात कर रहा हूं, या तो इससे कम होगी, और अगर ज्यादा से ज्यादा चेंज होगी तो कितनी होगी, जितना स्ट्राइकिंग फोटॉन की औकात है, यानी जितनी उसकी वेवलेंथ है, जितनी उसकी रेंज है अपनी फोटॉन की। तो इसलिए
डेल्टा एक्स पोजीशन में एरर, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन में जो एरर आ रहा है, जो चेंज आ रहा है, वो अगर हमें कम चाहिए तो हमें क्या करना होगा? डेल्टा एक्स की वैल्यू कम चाहिए तो हमें यहां पर लैम्डा भी क्या रखना होगा? कम रखना होगा। यानी ऐसे फोटॉन से स्ट्राइक करना होगा जिसकी वेवलेंथ शार्ट हो, जिसकी वेवलेंथ हमारे पास क्या हो? शार्ट हो। तो हम क्या कहते हैं? टू गेट प्रिसाइज वैल्यू ऑफ पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन we should use light of short wavelength। कि अगर पोजीशन प्रीसाइज चाहिए तो हमें शॉर्ट वेवलेंथ रखनी है, और अगर मोमेंटम प्रीसाइज चाहिए तो ऐसा फोटॉन स्ट्राइक करना है जिसकी वेवलेंथ लॉन्ग हो। एक ही वक्त में हमारे पास एक ही तरह का फोटॉन हो सकता है, ये शॉर्ट वेवलेंथ का या लॉन्ग वेवलेंथ का। अगर शॉर्ट वेवलेंथ का फोटॉन यूज करेंगे तो शॉर्ट वेवलेंथ, स्मॉल वेवलेंथ का फोटॉन यूज करने से डेल्टा पी, मोमेंटम में अनसर्टेनिटी ज्यादा हो जाएगी। लेकिन शॉर्ट वेवलेंथ के फोटॉन से पोजीशन तो प्रिसाइज होगी लेकिन मोमेंटम मोर अनसर्टेन हो जाएगा। लेकिन अगर हमें लॉन्ग वेवलेंथ में यूज करता हूं तो डेल्टा पी कम हो जाएगा, पोजीशन, मोमेंटम जो होगा ये हमारे पास प्रिसाइज हो जाएगा, लेकिन लॉन्ग वेवलेंथ यूज करने से पोजीशन जो होगी वो उसमें अनसर्टेनिटी ज्यादा हो जाएगी। बात समझ में आ गई? मसला अब समझ आ गया? क्या भला समझ में आया? मैं यहां पर ये कह देता हूं, जैसे इक्वेशन नंबर 2 कह दूं, रिलेशन नंबर 2, मैं यहां पर ये कह देता हूं कि इफ वी यूज लाइट ऑफ short wavelength, we get position of electron more precise। कि शॉर्ट वेवलेंथ यूज करने से वेवलेंथ कम होगी तो डेल्टा एक्स कम हो जाएगा, पोजीशन प्रीसाइज हो जाएगी, लेकिन शॉर्ट वेवलेंथ यूज करने से डेल्टा पी ज्यादा हो जाएगा, मोमेंटम में अनसर्टेनिटी ज्यादा हो जाएगी। बट मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी मोर अनसर्टेन, लेकिन मोमेंटम अनसर्टेन हो जाएगा, ज्यादा अनसर्टेन हो जाएगा। एंड वाइस वर्सा। एंड वाइस वर्सा से क्या मुराद है? किसके उलट, कि अगर हम कौन सी लाइट यूज करें? लॉन्ग वेवलेंथ की, तो फिर पोजीशन मोर अनसर्टेन हो जाएगी, बेशक हमारे पास मोमेंटम जो होगा वो प्रीसाइज हो जाएगा। तो एक ही वक्त में हम क्योंकि एक तरह की लाइट यूज कर सकते हैं तो इस वजह से एक चीज प्रीसाइज हो रही होगी और दूसरी में अनसर्टेनिटी ज्यादा हो रही होगी। तो यही तो हमने शुरू में कहा है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की स्टेटमेंट क्या है कि ये नामुमकिन है कि हम एक ही वक्त में एक ही लाइट को यूज करते हुए आइदर ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ या लॉन्ग वेवलेंथ हमारे पास पोजीशन और मोमेंटम एक ही वक्त में दोनों ही प्रीसाइज मिले, ये मुमकिन नहीं है। हाँ जी, किसी का सवाल यहां तक? प्लीज पूछें, एनी क्वेश्चन? पूछो मेरा सोना, पूछो। यार सच सही बताओ, मेरी आवाज पहुंच रही है आप लोगों को? यस सर। Yes, यस सर। मेरा सोना यस सर। ये बड़े भाग्य बताओ कोई फिजिक्स वाली बात भी पूछने वाली है? यस। बिल्कुल समझ नहीं आई, जो सारे परेशान बैठ हो, ये क्या हो गया? ऐसा तो नहीं है? सर आ गई है समझ। अहमद खान बताएगी तो फिर मैं समझ जाऊंगा कि समझ आ गई है। ये सर समझ आ गई है। बड़ी मेहरबानी। क्यों उस्मा अरशद? यस सर समझ आ गई है। चलो खुश हो गई। आबिद हुसैन आज सौदाई,
जी सर। तो समझ आई है बुजुर्गों? जी सर। चलो, वैसे बुजुर्ग मैं लड़कियों को कहता हूँ यार। सर हाँ हाँ, पूछो पूछो, शुक्र है कोई तो बोला है। हाँ सर उसामा। हम 2 लाइट नहीं कर सकते सर। अगर हम 2 लाइट यूज करें तो फिर सही सही नहीं होगा सर। यार तुमने फिजिक्स करनी है कि चस्के लेने भाई? इधर देखो इस इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व करना है तो हम एक वक्त में जो लाइट यूज कर रहे होंगे, या रेड यूज कर रहे होंगे या वायलेट यूज कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो एक वक्त में रेड ही यूज होगी ना। बात समझ आई है? रेड बंद यस करूंगा सर। तो फिर मैं वायलेट यूज करूंगा ना। अब आप कहेंगे वाइट लाइट यूज करूं तो वो तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन को परेशान करने वाली बात है, और खुद भी जलील होने वाली बात है कि किसने उसके ऊपर इफेक्ट किया और किसने नहीं किया। बात समझ आ गई मेरा सोना सामा? यस सर समझ आ गई। यस सर। चलो ठीक है यार, इससे पहले कि कोई और कोई मुश्किल सवाल कर ले जो मुझे ना आता हो, मैं आगे बढ़ता हूं। अब हम क्या करते हैं, इसके हमने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ लिया, लेकिन अब सिर्फ इसका एक फाइनल रिजल्ट लेना है। मैं क्या करता हूं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर देता हूं। मैं यहां पर क्या देता हूं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 एंड 2 को हम मल्टीप्लाई करते हैं। इक्वेशन 1 क्या है, डेल्टा पी, और इसके राइट हैंड साइड पर क्या है, h ओवर लैम्डा। मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन 2 की राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से, ये डेल्टा x, और इसकी राइट हैंड साइड क्या है, लैम्डा। तो हम नजर आ रहा है कि लैम्डा से लैम्डा क्या हो जाएगा, कैंसल। तो इन दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास क्या आ गया, कंपाउंड एरर क्या आ गया, डेल्टा पी और डेल्टा एक्स की मल्टीप्लीकेशन से जो एरर आ गया, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू h। इसे मैं इक्वेशन नंबर 3 कह देता हूं। हाँ जी, बात समझ में आ गई अकीब? यस सर। चलो ठीक हो गया वहां से। अब इस जो हमने पहले सारा एक्सप्लेन किया वो अब देखो यहां पर भी नजर आ रहा है कि डेल्टा पी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू h ओवर डेल्टा x। अब ये हमें क्या कह रहा है, मोमेंटम में एरर है और इधर पोजीशन में एरर एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो अब जरा देखो, अगर हमारे पास डेल्टा x कम होगा, पोजीशन प्रीसाइज होगी, इनवर्स में होने की वजह से मोमेंटम में एरर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। और अगर मोमेंटम प्रीसाइज होगा तो पोजीशन में एरर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। बात क्लियर होगी ना? ठीक है, मैं एक और जुमला यहां पर लिख दूं, एक लाइन लिख दूं। हाँ भाई, यहां तक क्लियर है ना? इक्वेशन 3 समझ आ गई कैसे आई है? यस सर। यस सर। चलें, अब जो हमारे पास जब बाद में एक्सपेरिमेंट किए गए तो उस वक्त ये पता चला कि इस रिजल्ट को हम और ज्यादा प्रिसाइज फॉर्म में लिख सकते हैं, और वो क्या है, मोर प्रिसाइजली above equation 3 can be written as, किसके तौर पर लिखी जा सकती है कि डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स, इसे हम कहते हैं कंपाउंड एरर, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू h, जरा सुनना, h कट, यानी h और उसके ऊपर डैश लगा दी, इसे हम कह देते हैं h कट। h कट जो है ये h से कम वैल्यू है, वेयर h कट जो है दैट इज बेसिकली h, यानी क्या कहते हैं उसे, प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय 2 पाई। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.63 इंटू 10⁻⁻34, उसको 2 से डिवाइड करें, इसको पाई से डिवाइड करें, तो ये बन जाता है 1.05 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, जब बाद में मजीद एक्सपेरिमेंट किए गए तो फिर ये प्रूव हुआ
कि इनका जो कंपाउंड एरर है प्लांक्स कांस्टेंट 6.63 इंटू 10⁻34 से हल्का सा कम होके वो मैक्सिमम कितना हो सकता है, उससे कम हो गया है, कितना हो गया है, एच कट के बराबर यानी h/2 पाई के बराबर, और वो क्या है 1.05 इंटू 10⁻34 जाउल सेकेंड। जी मेरा सोना पूछो, अब इसमें से कोई क्वेश्चन है तो पूछो। सर ये एच डैश वाली बात दोबारा बता दें। यानी मैं ये कह रहा हूं कि पहले जो था हमारे पास मैक्सिमम जो एरर आ रहा था, जो यहां पर ये सजेस्ट कर रहे हैं कंपाउंड एरर, मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूअस एडिशन ही होता है ना। तो हमारे पास जो जब भी हमारे पास किसी भी पार्टिकल पर जब रेडिएशन थ्रो की जाएगी तो उसके मोमेंटम और पोजीशन का जो कंपाउंड एरर है, मल्टीप्लिकेशन के बाद जो एरर आ रहा है वो कितना है, वो ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है 6.63 इंटू 10⁻34 एच के बराबर। लेकिन जब बाद में मजीद एक्सपेरिमेंट किए गए तो फिर ये पता चला कि वो हमारे पास ज्यादा से ज्यादा एक और वैल्यू के बराबर आ सकता है, हल्का सा कम हो जाता है उस प्लांक्स कांस्टेंट वाली वैल्यू से, और उसको हम क्या कह देते हैं, एच लिखने के बजाय एच कट लिख देते हैं। इसे क्या बोलते हैं, एच लिख के ऊपर डैश लगाई हुई है, एच कट, ठीक है। और वो एच कट किसके बराबर होता है, प्लांक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय 2 पाई के बराबर है। ये भी एक नंबर ही है, कांस्टेंट ही है, और ये किसके बराबर आ जाता है 1.05 इंटू 10⁻34। इसकी यही एक्सप्लेनेशन है। ठीक हो गया जी, देख लो भाई इसे। आज के लिए ये टॉपिक यार बड़ा अहम है। ये मैं एक और बात बता दूं, अभी मेरे सामने आज बुक नहीं है, लेकिन ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी इससे रिलेटेड बात आती रहती है, वो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। मैं जरा तस्वीर बना लूं। जी अगर ये आसान सा टॉपिक है, लेकिन ये याद रखें 4 नंबर वाले जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं ना, जो अक्सर आजकल तो 2 पार्ट आ रहे हैं, लेकिन ये किसी सवाल के साथ ये 4 नंबर के लिए या इवन 5 नंबर के लिए एज ए लॉन्ग क्वेश्चन ऐड हो सकता है और आता भी रहा है, ठीक है, शॉर्ट नोट्स में। लेकिन अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए तो 3 नंबर वाले सवाल में आ जाए तो फिर आपने ये सारा नहीं लिखना होता, ठीक है। फिर आप सारा नहीं लिखेंगे, फिर आप क्या कहेंगे शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से कि मैं ऐसे सवाल बना देता हूं कि इफ पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल, Kaya 25 de gawo. Nanti saya itu sih. तैमूर ये आप ही हैं तैमूर? बीड़ा तो नहीं रख लिया तुमने? Yes sir. आपकी पत्नी कोई No sir. अंग्रेजी आ रही थी, अंग्रेजी ढेर सारी। इफ पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल, No sir पता नहीं. अब खैर है, is more precise will its momentum be more precise? Explain. ये ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं अनसर्टेनिटी से रिलेटेड, ठीक है। तो अब ये शॉर्ट क्वेश्चन ऐसा आ गया और आपको पता है कि ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से रिलेटेड है। ये मैं इसका आंसर नहीं बता रहा, आप लोग खुद ही करेंगे। वो क्या है, आप यही लिखेंगे फ्रॉम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल डेल्टा पी डेल्टा एक्स अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एच ही मैं कह देता हूं। इट implies that delta p is equal to h over delta x. So it is clear from above equation that if position of particle is precise, then uncertainty
in its momentum will be greater। तो यहां पर उसका आंसर जब लिखेंगे तो शुरू में लिख देंगे नो मोमेंटम ऑफ पार्टिकल विल नॉट बी प्रीसाइज, और आगे यहां पर हम कह देते हैं एक्सप्लेनेशन। हाँ जी बताएं, बात समझ आई है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से? अकीब यस सर, समझ आ गई है। चलो, और मैं किससे क्या पूछूं? किससे? मरियम आप बताएं। यस सर। शाइम नवाज, यस सर। वासिक रहमान। यस सर, समझ आ गई है। ठीक है, तुम तो साथ गाने भी सुन लो। आज हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की सेकंड स्टेटमेंट पढ़ेंगे। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की आज हमने क्या पढ़नी है? सेकंड स्टेटमेंट। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी की हम क्या पढ़ेंगे? सेकंड स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? मैं बोल भी रहा हूं तो आप साथ साथ लिख भी लें, बुक में ऐसे नहीं मिलेगी। इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर energy of a particle and time available for this measurement simultaneously with complete precision। या दूसरी स्टेटमेंट हम क्या लिख सकते हैं? मैं जरा देख लूं उससे बेहतर वे में। प्रोडक्ट ऑफ uncertainties in energy of a particle delta E and time available for this measurement। ये मेजरमेंट लिखा है यार, मेजरमेंट डेल्टा टी is of the order of Planck's constant।
मैथमेटिकली डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी approximately equal to h. देखें यार सारे इधर देखो, मेरा सोना सारे इधर देखो, मैं एक दफा इसको दोबारा बोल रहा हूँ, सारे आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं, पता नहीं क्या मसला है। मैं दोबारा बोल रहा हूं ताकि सारे जो लिखा हुआ है वो ये समझ सकें कि लिखा क्या है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमने उसकी पहली मेन फॉर्म पढ़ ली थी, आज हम उसकी सेकंड स्टेटमेंट की तरफ बढ़े हैं। ये क्या कहती है? इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल and time available for this measurement simultaneously with complete precision। कि एक पार्टिकल को, इलेक्ट्रॉन है, उसे आके फोटॉन ने हिट किया, ठीक है, तो वो अपनी एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को दे देता है। हम तो चाहते थे कि उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है वो मेजर करना, लेकिन उससे डिटेक्ट करने के लिए पहले हमें उस पर इलेक्ट्रॉन फोटॉन थ्रो करना पड़ा। फोटॉन अपनी कुछ एनर्जी उसको दे देता है या सारी दे देता है, जिससे उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में अनसर्टेनिटी आ जाती। फिर मैं साथ ये भी चाहता हूँ कि वो जो एनर्जी मेजर करने के लिए फोटॉन का हिट करना, फिर उसके अंदर एनर्जी का अब्जॉर्ब होना वगैरह वगैरह, तो उसके लिए एक टाइम ड्यूरेशन भी हमारे पास मौजूद होगा, क्योंकि फोटॉन अगर उसके अंदर सारा अब्जॉर्ब हो गया तो हम देखेंगे कैसे, वो तो डिटेक्ट करना था हमने। तो एक टाइम की एक सर्टेन लिमिट है जिसमें हमने वो एनर्जी मेजर करनी है। तो वो जो पार्टिकल की एनर्जी में जिस तरह से अनसर्टेनिटी आ जाती है जब फोटॉन हिट करता है, सिमिलरली वहां पर जो टाइम अवेलेबल होता है फॉर द मेजरमेंट ऑफ दिस एनर्जी, वो भी हमारे पास क्या हो जाता है, उसमें भी एक सर्टेन अनसर्टेनिटी आ जाती है। तो यही कह रहे हैं कि इट इज इम्पॉसिबल, ये नामुमकिन है, क्या चीज मेजर करना, पैमाइश करना किसकी? एक पार्टिकल की एनर्जी की, और उस एनर्जी को मेजर करने के लिए जो टाइम अवेलेबल है, दोनों को एक ही वक्त में साइमल्टेनियसली मेजर करना हमारे पास क्या है? नामुमकिन होता है विद कंप्लीट प्रिसीजन, मुकम्मल तौर पर करेक्ट अंदाज में। ये हमारे पास की सेकंड स्टेटमेंट है। दूसरी स्टेटमेंट क्या बनती है? इसी को हम एक और तरीके से भी कह सकते हैं, ज्यादा शॉर्ट फॉर्म में, कि पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन वगैरह है, उसकी एनर्जी में कुछ अनसर्टेनिटी है, और इस एनर्जी को मेजर करने के लिए जो टाइम था उसमें भी कुछ अनसर्टेनिटी है। दोनों का प्रोडक्ट लें तो हमारे पास वो प्रोडक्ट का जो आंसर है, उन अनसर्टेनिटीज का जो कंपाउंड प्रोडक्ट आएगा, कंपाउंड रिजल्ट आएगा, वो किसके ऑर्डर में है, किसके बराबर है? प्लांक्स कांस्टेंट के बराबर हो सकता है। बात समझ में आ गई कि अनसर्टेनिटी इन एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल और उस एनर्जी को मेजर करने के लिए टाइम में जो अनसर्टेनिटी है, दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो किस ऑर्डर का है, किस के बराबर है? प्लांक्स कांस्टेंट के बराबर हो सकता है मैक्सिमम। तो ये हमारे पास है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की सेकंड स्टेटमेंट। अब मैं इसको एक और बात बता दूं, अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है आप लोगों के पास, सुनना बड़े गौर से, लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है कि स्टेट एंड प्रूफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, तो ये वाला जो प्रूफ अभी मैं करवाऊंगा ये कोई नहीं करने की जरूरत, आप सिंपली यहां तक लिखेंगे, चाहे इनमें से कोई एक स्टेटमेंट लिखें और ये मैथमेटिकल फॉर्म जरूर लिख दें, क्योंकि प्रूफ आपने पहले वाले का ऑलरेडी कर लिया होगा। सही है? अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है और इसका वो शॉर्ट सा प्रूफ वो मांगते हैं, फिर वो शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से मैं करवाऊंगा, तो फिर इसका अलहदा से आपने प्रूफ करना है, अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं है। बात समझ में आ गई है? यानी लॉन्ग क्वेश्चन में वो कहते हैं स्टेट एंड प्रूफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, तो वो जो पिछला प्रूफ हमने कल किया था वो करना है, और इनमें से कोई एक स्टेटमेंट और ये मैथमेटिकल फॉर्म डायरेक्ट लिख देनी है जैसे कि आपकी बुक में। लेकिन अलहदा से अगर वो ये कहें कि प्रूव दैट
this delta E into delta T is equal to H, approximately equal to H फॉर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, तो फिर हम इसे शार्ट सा प्रूव करते हैं, क्योंकि आता रहता है आया है पहले, तो इस वजह से मैं इसका एक शार्ट सा प्रूफ करवा रहा हूं। बहुत ही आसान सा है, एक्सप्लेनेशन लिख दें या प्रूफ लिख दें, जो भी आपका दिल चाहे। इसमें क्या है, वही बात है पुरानी कि हमारा वो इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर आगे किसी फोटॉन ने हिट किया, तो ये फोटॉन इस इलेक्ट्रॉन को अपनी कुछ एनर्जी देगा जिससे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ जाएगी, या सारी की सारी दे देगा, तो इस इलेक्ट्रॉन की अनसर्टेनिटी में, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में जो अनसर्टेनिटी एरर आ जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, जितनी उसको एक्स्ट्रा एनर्जी मिली है फोटॉन से। अगर फोटॉन ने अपनी सारी एनर्जी दे दी है तो वो फोटॉन की एनर्जी के बराबर होगी अनसर्टेनिटी। तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं कि इफ a photon strikes an electron, then बस उसके बाद 3-4 लाइनें लिखनी है। क्या भला, अनसर्टेनिटी इन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन या एनर्जी ऑफ पार्टिकल भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू मैक्सिमम क्या होगा, ये अपनी सारी एनर्जी इसको दे देगा, उतना ही चेंज आ जाएगा इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में, इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटॉन। तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, जरा देखें, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में जो चेंज आ रहा है, ये एरर आ रहा है, वो उसको हम लिखते हैं डेल्टा ई, और फोटॉन जिसने आगे स्ट्राइक किया उसकी एनर्जी मैक्सिमम उसने सारी दे दी है, तो फिर एनर्जी ऑफ फोटॉन किसके बराबर है, एच एफ, या वेवलेंथ के लिहाज से एच सी ओवर लैम्डा। इसे मैं इक्वेशन नंबर ए कह देता हूं, ये पहले ही टॉपिक की कंटिन्यूएशन करनी है, तो ये मेरे ख्याल में इक्वेशन नंबर 4 बन जाएगी। एंड अनसर्टेनिटी, दूसरा टाइम मेजरमेंट लेनी है ना, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ टाइम is equal to time period of photon। अब ये बात समझना जरा, बस वो क्या कहते हैं, सिमिलैरिटीज को सामने रखते हुए ये बात मैं एक्सप्लेन करता हूं। जैसे इस फोटॉन ने आगे इलेक्ट्रॉन को हिट किया, तो इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में मैक्सिमम चेंज किसके बराबर है, फोटॉन की एनर्जी के बराबर है। इस फोटॉन ने आगे इलेक्ट्रॉन को हिट किया तो इसके मोमेंटम में मैक्सिमम चेंज कितना आया था, जितना फोटॉन का मोमेंटम था। इस फोटॉन ने आगे इलेक्ट्रॉन को हिट किया तो इसकी पोजीशन में मैक्सिमम कितनी अनसर्टेनिटी आएगी, जितना पोजीशन वाली बात फोटॉन में थी, यानी वेवलेंथ थी। तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन को आगे फोटॉन हिट करेगा, फोटॉन ने आगे इलेक्ट्रॉन को हिट किया, तो वो जो एनर्जी हम इस इलेक्ट्रॉन की मेजर करना चाह रहे थे, तो उसके लिए एक सर्टेन टाइम की मेजरमेंट थी, टाइम अवेलेबल था हमारे पास, उसमें जो अनसर्टेनिटी आई है वो भी किसके साथ रिलेट करनी है, फोटॉन की टाइम वाली किसी क्वांटिटी के साथ हमने रिलेट करनी है। और फोटॉन की टाइम वाली क्वांटिटी क्या कहलाती है, टाइम पीरियड कहलाती है। क्या कहलाती है, टाइम पीरियड। तो यहां पर इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मेजर करने का जो टाइम है, उसमें अनसर्टेनिटी को अगर मैं डेल्टा टी लिखूं तो वो किसके बराबर होगा, टाइम पीरियड ऑफ द फोटॉन के बराबर होगा। क्लियर होगी बात। अब मैं रफ में बता रहा हूं, आपने जरूर वहां पर लिखना है, ये जो मैं यहां पर लिख रहा हूं ये आपने जरूर वहां पर लिखना है। क्या बोला, आप लोग जानते हैं V इज इक्वल टू एफ लैम्डा, V की बजाय रेडिएशन है तो उसे C लिख देते हैं, C इज इक्वल टू एफ लैम्डा। F को क्या मैं लिख सकता हूं, 1/T लिख सकता हूं इनटू लैम्डा। ये T इधर आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, C इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, T इज इक्वल टू लैम्डा ओवर C। तो जहां पर T लिखा है, जहां पर आपने T लिखा है, वहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, लैम्डा ओवर C भी लिख सकता हूं। दिस इज इक्वेशन नंबर B। मैं वो सारी बात यहां पर छोटा सा लिख रहा हूं, आपको तस्वीर मिल जाएगी तो आप लोग लिख लेंगे C इज इक्वल टू एफ लैम्डा, F की बजाय लिख दिया 1/T इंटू लैम्डा।
तो यहां से T किसके बराबर आ जाएगा, लैम्डा ओवर C। अब जरा बताओ, मुझे अगले पेज पर आना ही पड़ गया। यहां पर जरा देखो ये क्या कह रहा है कि अगर इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में एरर कम चाहिए, डेल्टा ई कम चाहिए, तो यहां पर जो हमें लाइट यूज करनी चाहिए वो लॉन्ग वेवलेंथ की यूज करनी चाहिए। लैम्डा जितना ज्यादा होगा उतना डेल्टा ई कम होगा, और एनर्जी की मेजरमेंट ज्यादा प्रिसाइज हो जाएगी, उसमें एरर कम हो जाएगा। लेकिन लॉन्ग वेवलेंथ अगर मैं यहां पे यूज करूं तो हमारे पास जो टाइम की मेजरमेंट है वो हमारे पास क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। टाइम में अनसर्टेनिटी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। तो अगर डेल्टा टी कम चाहिए, एरर इन टाइम मेजरमेंट हमें कम चाहिए, तो फिर यहां पर जो लाइट हमने यूज करनी है वो शॉर्ट वेवलेंथ की यूज करनी है। एक वक्त में हम एक तरह की लाइट यूज कर सकते हैं, आइदर ऑफ लॉन्ग वेवलेंथ आइदर ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ। तो अगर हम लॉन्ग वेवलेंथ की यूज करें तो एनर्जी प्रिसाइज हो जाएगी, लेकिन इसमें अनसर्टेनिटी ज्यादा हो जाएगी टाइम में। और अगर मैं शॉर्ट वेवलेंथ यूज करूं तो टाइम में अनसर्टेनिटी कम हो जाएगी, ये टाइम मेजरमेंट प्रिसाइज हो जाएगी, लेकिन शॉर्ट वेवलेंथ यूज करने से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में अनसर्टेनिटी ज्यादा हो जाएगी। तभी हम कहते हैं कि इन दोनों को एक ही वक्त में मेजर करना नामुमकिन है। तो अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन ए एंड बी, तो वो हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाता है, डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी। डेल्टा ई की जगह पर आ जाएगा एच सी ओवर लैम्डा, और डेल्टा टी की जगह पर आ जाएगा लैम्डा ओवर सी। सी गेट्स कैंसल, लैम्डा आल्सो गेट्स कैंसल। तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा, डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एच। ये हमारे पास प्रूव हो गया। किसी का क्वेश्चन है प्लीज पूछें। किसी को समझ भी आई है? यस सर। चलें आप लोग जरा से देखें, गौर से नोट करें। जो ये नोट कर ले, आपके पास 2-3 मिनट है। पहले तो ये लिख लिया होगा सबने, सिर्फ यही लिखना है। 2-3 मिनट में ये जरा लिखे, फिर उसके बाद जो कर ले वो लास्ट न्यूमेरिकल पे जाए। लास्ट न्यूमेरिकल, हाँ जी हो गया। यस सर। चलिए जिन्होंने कर लिया है वो लास्ट न्यूमेरिकल देखें। लास्ट न्यूमेरिकल इसी टॉपिक से रिलेटेड है, इसलिए पहले वही करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 13, क्वाइट इजी, सारे पहुंच गए। अकीब है क्लास में? फातिमा आप के सामने टेक्स्ट बुक है? सर की बुक है। चलें, जिनके पास टेक्स्ट बुक है मुझे टेक्स्ट बुक का पेज नंबर बताएं, जिनके पास की बुक है उनको मैं बता देता हूँ। ये मेरे सामने खुली हुई है 350 पेज, जो न्यू वन की बुक है। 340 टेक्स्ट बुक। हाँ, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 340, हफीज ने बताया है मुझे 340 और की बुक में 350। आई रीड द क्वेश्चन। The lifetime of an electron in an excited state is 10⁻⁻8 second. What is the uncertainty in energy during this time?
आप लोगों को पता है ना, इलेक्ट्रॉन अपने ग्राउंड स्टेट में हो तो उसे हम एनर्जी दे के किसी हायर एनर्जी स्टेट में ले जाएं तो वो क्या कहलाती है? एक्साइटेड स्टेट कहलाती है। लेकिन एक्साइटेड स्टेट में एक एटम, एक इलेक्ट्रॉन कभी भी ज्यादा देर नहीं रुक सकता। अगर उसके पास नीचे ग्राउंड स्टेट में वापस आने के लिए टाइम हो तो वो ज्यादा से ज्यादा एक्साइटेड स्टेट में जो अपना वक्त गुजारेगा वो कितना होगा? 10⁻⁻8 सेकेंड। यहां से एक्साइटेड स्टेट में चला गया, उसके बाद वो वापस डी एक्साइट हो जाता है 10⁻⁻8 सेकेंड के दौरान। अब ये अगर उसकी टाइम मेजरमेंट है तो एनर्जी में अगर हम उस वक्त उसकी वो एनर्जी मेजर करना चाहें तो उसकी एनर्जी में कितनी अनसर्टेनिटी होगी? ठीक है, यानी ग्राउंड स्टेट से वो ऊपर गया, ऊपर से अब उसने नीचे आना है। ऊपर वो जो मैक्सिमम टाइम गुजार सकता है उसमें ये टाइम की हमें से है तो ये टाइम की मेजरमेंट ही है, लेकिन ये मैक्सिमम इतना उसके टाइम में वहां पर स्टे करना है। उससे कम भी हो सकता है। वो जब आप आगे हम पढ़ेंगे लेजर तो फिर आपको समझ चलेगा। स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन में हम पढ़ेंगे मैक्सिमम इतना टाइम होता है और इससे कम भी पॉसिबल है। इस वजह से हम इसे क्या कह देंगे? इस टाइम की मेजरमेंट को न्यूमेरिकल नंबर 13, इसे हम अनसर्टेनिटी इन टाइम कह देते हैं इस पार्टिकल की। और वो डेल्टा टी कितना है? 10⁻⁻8 सेकेंड। हमने मालूम क्या करना है? अनसर्टेनिटी इन एनर्जी ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन डेल्टा ई, ये हमने मालूम करनी है। तो फ्रॉम, इससे आसान क्या न्यूमेरिकल हो सकता है? फ्रॉम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू एच। तो यहां पर अनसर्टेनिटी इन एनर्जी क्या हो जाएगा? एच ओवर डेल्टा टी। तो डेल्टा ई एच कितना है? 6.63 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाय टाइम कितना है? 10⁻⁻8 सेकेंड। तो ये डेल्टा ई कितना आ जाएगा? 6.63 इंटू 10⁻⁻34 प्लस 8। तो ये कितना हो जाएगा? 6.63 इंटू 10⁻⁻26 जाउल एनर्जी की यूनिट आ जाएगी। ये हमारे पास है। लिख लें भाई, लिख लें, लिख लें, शाबाश।